गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज साक्षी पवार फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। एज यू ऑल नो, अभी तक अपन ने 3 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन चालू करने वाले विद 4th सेशन। ठीक है, 4th सेशन दिस इज 4th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ FBMS2 जो अपनी 10 सीरीज है उसमें से मेजर इकोनॉमिक्स के पेपर्स आ चुके हैं। उसमें से 2 ही पेपर्स अभी पेंडिंग रहते हैं, दैट इज 4th एंड 5th। वहाँ का 4th पेपर अभी अपन चालू करेंगे। 4th पेपर भी जैसे अपना 3rd पेपर था बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट ये भी पेपर अपने को सॉल्व कर रहा है क्योंकि इससे अपने को ये समझेगा कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितने ज़्यादा रिपीटेशंस के साथ आते हैं। कमिंग फॉरवर्ड विद फर्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स। अभी तक आई गेस ऑलमोस्ट अराउंड 2 या 3 सेशन जितने भी किए हैं या इकोनॉमिक्स के दूसरे भी सेशंस हुए रहेंगे, उसमें ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीट करता ही करता है। परफेक्ट कंपटीशन अपन ने बात की थी। परफेक्ट कंपटीशन जो है ना, वो शॉर्ट रन में इट कैन अर्न प्रॉफिट बाई नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, लॉसेस भी अर्न करता है। बट जब अपन लॉन्ग रन की बात करें तो प्रॉफिट बस वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकता है। और वो क्यों करेगा, क्योंकि वो भी डिस्कस कर लिया, एक बार पढ़ता है। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितने भी फर्म्स हैं एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक ही प्राइस पे दे रहे हैं, तो इसके वजह से कोई भी ऐसा फर्म नहीं रहेगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे जाएगा तो कस्टमर बायस नहीं रहेगा किसी की ओर, याद रखना। तो फर्स्ट आंसर क्या रहेगा अपना, नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या है अपना, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, just a second. Assuming two market where the price discriminating monopolist sells his product, the equilibrium condition in such situation will be। भाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है, जितने मेरे को याद है कि 2 कंडीशंस होते हैं। एक जहाँ पे MR इज इक्वल टू MC, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों भी सेम आ जाते हैं, दैट इज इक्वल रहते हैं। और दूसरा होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, जो दोनों हाफ में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे पहली बात की उन लोगों ने 2 मार्केट है, ठीक है 2 मार्केट है, बट अपनी कंडीशन क्या है, एक कंडीशन बनती है दैट इज MR इज इक्वल टू MC। तो अपन ये कंडीशन देखते हैं कि कहाँ पे फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ पे MR1, MR2 या फिर आप बोल दो MR इज ग्रेटर देन MC, तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है क्या, नहीं। सेकेंड में बोला है MR इज लेस देन MC, नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू लेस नहीं होता, दोनों भी सेम होने चाहिए। थर्ड वाले में बोला है MR1 इज MR2 इज इक्वल टू MRC, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन है, यही कंडीशन है, बराबर की नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय MR1 और MR2? बेसिकली यहाँ पे 2 मार्केट की कंडीशन, 2 मार्केट बोला गया है, तो MR1 एक मार्केट है, MR2 दूसरा मार्केट है। ओके, तो अपना आंसर क्या बनेगा, आंसर इज 3, आंसर इज C, सॉरी। दिख रहा है ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आ गया क्वेश्चन, आ गया बराबर की नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मतलब ये तो ये देखना पड़ेगा कौन से फंक्शन है, उसमें से एक आधा रहेगा जो फंक्शन नहीं रहेगा। पहला बोला है मीन्स ऑफ एक्सचेंज, तो अपने को तो पता ही है कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज है ही, अपन पैसे से अपन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम बोलते हैं अपन, जो मीडियम है जिस बेसिस पे अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, बार्टर से इवॉल्व करके अभी आए अपन रुपी के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर, उसको बोला जाएगा मनी, दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू है क्या, हाँ आप देख लो 10 साल पहले आपके पास 100 रुपीज़ की नोट थी, अभी भी आपके पास वही 100 रुपीज़ की नोट है, उसमें भी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी, कम रहेगी, वो कंडीशंस है कि कम हो जाता है, ऑब्वियसली कम हो जाता है, बट यस वैल्यू स्टोर करता है क्या, वैल्यू स्टोर करता है। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, नाउ C बोला है पावर इंडिकेटर। पावर इंडिकेटर ऑब्वियसली मनी जो है पावर इंडिकेटर नहीं है। पावर इंडिकेटर मतलब आप कितने वेल्दी हो, पावर इंडिकेटर या फिर आपके पास पैसा है, जस्ट बिकॉज अब पैसा है यू आर इन हाई पोजीशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अपने सोसाइटी में ऐसे चलता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, हु इज़ रिच, दे आर इन हाई पोजीशन, बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा कोई भी उसका फंक्शन है क्या, फंक्शन नहीं है। और थर्ड बोला है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। यस, अपन तोलते हैं ना कि यार एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन 20,000 रुपीज़ का है, तो वो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। दूसरा मोबाइल फ़ोन 10,000 का है, तो अपन मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। पहले वैल्यू में मेजर करना हो रहा था क्या, नहीं, अपन बाटा सिस्टम का हमेशा एक एग्जाम्पल लेते हैं शिप एंड टोमेटोज का, तो मेरे को टोमेटोज चाहिए, उसके बदले में आई एम गिविंग शिप,
तो उसको मेज़र करने में जम रहा है कि मुझे वैल्यू में नहीं, मेज़र करने में हो रहा है क्या, नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न मनी आया, और मनी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ये भी फंक्शन है। शॉर्ट में मैंने तीनों फंक्शंस बोल दिए। अपना आंसर क्या बनेगा, पावर इंडिकेटर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। आई गेस मैंने थर्ड सेशन में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अगर आपको याद होता होगा तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या बोला गया था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलता है एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी दैट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बराबर कि नहीं, मनी सप्लाई ये है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब पैसा कितने बार इकोनॉमी में रोटेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ मनी। रोटेट होता है इन द सेंस, देखो क्या होता है ना, रोटेट होता है, अभी शॉर्ट में बताते हैं। एक है आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, मुझे ना चिप्स खरीदने थे, तो मैंने 10 रुपीज़ के चिप्स लिए, 10 रुपीज़ के जाके शॉपकीपर को दिया। अभी शॉपकीपर को 10 रुपये मिले, ऐसे दूसरे कस्टमर्स से पैसा आया, ठीक है, उसके पास मेरे 10 रुपये गए। अभी वो 10 रुपये से क्या करेगा ना, होलसेलर से गुड्स खरीदेंगे, होलसेलर से गुड्स खरीदेगा, तो गुड्स खरीदेगा होलसेलर से, होलसेलर फिर क्या करेगा, उसको जो पैसा आता है वहाँ से वो ट्रेडर से या फिर मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स पैसा रोटेट हो रहा है इकोनॉमी में, ये रोटेट हो रहा है ना, मेरे से शॉपकीपर पे गया, शॉपकीपर से होलसेलर, होलसेलर एंड देन ट्रेडर, तो उसी को बोला जाता है वेलोसिटी। शॉर्ट में प्राइस लेवल तो अपने को पता है, प्राइजेस इकोनॉमी में, एंड टी इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अगर आपको याद आता होगा, मैं फटाफट बोल देती हूँ। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अपन ने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट रहते हैं ना, व्हाई दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी 100% लेवल पे काम कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर डिमांड आई, मतलब ऑलरेडी अपन 100 गुड्स बना रहे हैं, 100% पे काम कर रहे हैं, सॉरी 100% पे काम कर रहे हैं, और सब जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5000, तो 5000 का प्रोडक्शन, ओ ये अटक गया है, यस स्क्रीन वापस आ गई है, ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे, यस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कांस्टेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि अपन 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 100% कैपेसिटी मतलब समझो मेरी कैपेसिटी है 5000 यूनिट्स की, तो मैं 5000 यूनिट्स बना रही हूँ, डिमांड आई मेरे को और 1000 यूनिट्स बना के चाहिए, बट मेरी तो 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये तो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कांस्टेंट है, जिसके वजह से वी भी तो कांस्टेंट रहेगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही वो रोटेट होगा। तो एम अगर वी एंड अगर टी दोनों भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड टू पी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, ये एम की तरह दिख नहीं रहा, एक मिनट, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी, दैट इज मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इज व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं, न्यूट्रल रिलेशनशिप भी नहीं, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला रहता था तो भी चल जाता था, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ओके, यस। कमिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, next question, if the cash reserve ratio is increased by 10% to 20%, okay, how the credit creating power of the commercial banking system will be affected, credit creating power कैसे affect होगा, ठीक है। मतलब रिजर्व रेशियो अगर अपन लॉजिकली अपन बात करें कि रिजर्व रेशियो अगर अपन बढ़ाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिजर्व्स बैंक को रखना पड़ेगा साइड में, तो इससे क्या हो जाएगा कि द अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूसेस। तो अभी कितने से रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, हाफ, मतलब कम हो गया, वो भी हाफ हो गया, क्रेडिट क्रिएशन डबल हो गया, मतलब बढ़ गए, तो हो नहीं सकता। डिक्रीज हुआ 10%, मतलब एक तो है कि इंक्रीज नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता, वो तो अपने को समझ में आ गया, बट अभी उन लोगों ने ना दो चीज़ें हैं ऑप्शंस में, दो चीज़ें, हाल्फ या फिर डिक्रीज बाय 10%। ना ये बात सोच लेना कि 10% से 20% कर दिया है, 10% से बढ़ा दिया है, तो 10% से ही रिड्यूस होगा, नहीं। क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट मल्टीप्लायर का अगर आपको याद है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो,
1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो पहला मेरा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या था 10%, तो 1 डिवाइडेड बाई 10% अगर मैं करती थी तो मेरा आंसर क्या आता था 10, बराबर, यस। उसके बाद वो 20% बना, तो 1 डिवाइडेड बाई 20% अगर मैं कर लूँ, 1 डिवाइडेड बाई 20% कर लेते हैं तो क्या आंसर क्या आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है 5 करना कैलकुलेटर पे, इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो पहले मेरा क्रेडिट क्रिएशन जो था, क्रेडिट मल्टीप्लायर वो 10 था, अभी वो 5 बन गया, मतलब वो क्या हो गया, कम हो गया, वो हाफ बन गया, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो याद रखना है वो है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 1 अपॉन CRR, या फिर जो भी दूसरा रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, वो क्या रहता है अपना क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक अनाउंसमेंट जो आपको सबको पता ही रहेगा कि अपने CMA फाउंडेशन के हर एक सब्जेक्ट के अपने टेस्ट सीरीज अनाउंस किए गए हैं, लॉन्च्ड है। आपको वो क्या करना है, आपको 1 रुपी टेस्ट सीरीज अनाउंस्ड है, वो लॉन्च्ड है, वो आप देख लो, आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट कर लो। यस, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू रिसेशन, रिसेशन में RBI क्या करेगा। रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में क्या होता है कि ना लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, अपने को पता है। तो लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते, खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा अगर करेंगे नहीं तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब्स प्रोडक्शन क्यों करेंगे। और अगर वो लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फैक्ट्री क्या कर देती है, लोगों को निकाल देते हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर रिसेशन से अपने को क्या करना है, रिसेशन को कम करना है और अपने को उसको रिकवर करना है, तो व्हाट विल बी दी RBI डूइंग, RBI क्या मेजर्स लेगा। पहला ऑप्शन दिया उन लोगों ने, बाय करेगा बॉन्ड्स। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगर आपको याद रहेंगे, बाय करेगा बॉन्ड्स, तो इसमें क्या होता है, बाय बॉन्ड्स में क्या होता है, बाय बॉन्ड्स में लोग क्या करते हैं, उनके बॉन्ड सेल करते हैं। ठीक है, लोग उनके बॉन्ड सेल करेंगे, गवर्नमेंट या फिर बोलो RBI क्या करेगा, वो बॉन्ड्स को खरीदेगा। अभी RBI अगर बॉन्ड्स को खरीदेगा तो वो पैसा देगा लोगों को, तो इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा फ्लो आ जाएगा, दैट इज फ्लो इन द इकोनॉमी, देयर विल बी फ्लो इन द इकोनॉमी। हाँ, तो मुझे वही चाहिए, RBI को वही चाहिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए पैसा सर्कुलेशन में आना चाहिए। तो यस, बाय बॉन्ड्स अपन करेंगे, वी विल बाय बॉन्ड्स। CRR रेट रिड्यूस करना, CRR रेट रिड्यूस करने से क्या होगा कि अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे और लोगों के पास लोन लेने के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा, बैंकों को लोन देने के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा। तो यस, CRR भी होगा, रिड्यूस करो CRR, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। दूसरा है ईज आउट बैंक रेट। ना व्हाट डू यू मीन बाय ईज आउट, वही होता है बैंक रेट को कम करना। तो रिड्यूस CRR और बैंक रेट को कम करना, अल्टीमेटली दोनों भी सेम हो जाते हैं। तो भाई मेरे तीनों भी ऑप्शन है, बाय बॉन्ड्स करो, बॉन्ड्स को अपन ने परचेज कर लिया तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, CRR करने से, कम करने से, बैंक रेट कम करने से क्या होगा, बैंक के पास लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा कि जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, जो फ्लो है, फंड्स फ्लो बढ़ जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, non-resident Indian can subscribe to certificate of deposits but only on what basis। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये टर्म डिपॉजिट्स की तरह ये होता है। टर्म डिपॉजिट्स मतलब जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो अपन FD की बात करते हैं। FD आप बनाते हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता, जो बोलते हैं वो 6.57 होता है, तो उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक टर्म डिपॉजिट का काम करता है। तो एक NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कब सब्सक्राइब कर सकता है। और देखो, 2 चीज़ें होती है, एक रिपाट्रिएशन बेसिस होता है, नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस होता है। रिपाट्रिएशन बेसिस मतलब क्या होता है ना कि NRI गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है वो सब्सक्राइब करेगा
ठीक है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स वो खरीद सकता है और इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर होने के बाद वो जो भी पैसा है उसका वो उसके होम टाउन को वो ट्रांसफर कर सकता है। दैट इज, समझो फॉर एग्जांपल यूएस अगर उसकी होम टाउन है तो इंडियन करेंसी को वो यूएस के डॉलर्स में कन्वर्ट करके लेके जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज रिपाट्रिएशन बेसिस। बट नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है उसका। उसका मतलब क्या होता है कि अगर एनआरआई यहाँ पे आता है और यहाँ पे उसने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स वो उसका पैसा वो कन्वर्ट करके उसके कंट्री में लेके नहीं जा सकता। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है वो अगर एनआरआई को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे ही कर सकता है। मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर, बट तू यहाँ ये पैसा तू वहाँ पर वापस लेके नहीं जा सकता। मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स को तू डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ पे लेके नहीं जा सकता। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व कैसा होता है। दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका नेचर कैसा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है अपने को, अपन ने इसके पहले भी सेशन में लिया था। बर्गर का एग्जांपल है, पिज़्ज़ा का एग्जांपल है। आई मेक ओनली बर्गर्स, तो बर्गर्स का बनाती हूँ फॉर एग्जांपल 15,000 बर्गर्स है, ऑल ओवर महाराष्ट्र अपना प्रोडक्शन चलता है, 15,000 बर्गर्स बनाती हूँ, 0 पिज़्ज़ास। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा का भी प्रोडक्शन कर लूँ। पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन तो जब मैंने चालू कर दिया तो पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन मैंने 100 से चालू किया, थोड़ा सा लाया मार्केट में देखने के लिए लोगों को पसंद आता है क्या। तब मैंने मेरा बर्गर का प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ा और मेरा बस वो 14,000 बना। फिर उसके बाद बर्गर का प्रोडक्शन और कम किया, क्यों? क्योंकि मेरे को ये समझ में आया कि पिज़्ज़ा का जो कस्टमर को अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा, इट इज़ वेल वर्थ, तो हम लोगों ने उसको पिज़्ज़ा को क्या कर दिया, पिज़्ज़ा का 200 प्रोडक्शन कर दिया, एंड सो ऑन अपन ने एग्जांपल लिया था। तो ये कर्व कैसा बनता है, यहाँ पे बर्गर है, यहाँ पे पिज़्ज़ा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे मैं बस बर्गर बना रही थी, पिज़्ज़ा नन थे, फिर थोड़े बहुत पिज़्ज़ा भी बनने लग गए और ऐसा करके ऐसा बना। तो ये कर्व जो है ना, ये कुछ ऐसा कर्व है, कॉनकेव कर्व है। याद रखना, ऐसा कर्व अगर कहीं पे आपको दिखता है वो कॉनकेव कर्व होगा, ऐसा कर्व अगर होता है वो कॉन्वेक्स कर्व होता है। ऐसा कॉनकेव है, ऐसा कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो पीपीएफ कर्व जो है वो अपने को कॉनकेव, इट इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो अपन यूज करते हैं दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि लेबर है तो लेबर को अपने को रिटर्न देने पड़ते हैं, दैट इज वेजेस। तो वेजेस देने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए, वो कैपिटल से मिलेगा। ठीक है, अपने को जगह लगती है, दैट इज लैंड लगता है। फैक्ट्री बनानी है तो फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए लैंड लगेगा। तो लैंड आप खरीदोगे या फिर रेंट पे लोगे, तो वो खरीदने के लिए या फिर रेंट देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, दैट इज कैपिटल। तो प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, सिटेरस पैरिबस अजम्पशंस क्या होता है। सिटेरस पैरिबस अजम्पशंस, यस, अपन ने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो चालू होता है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो सिटेरस पैरिबस अजम्पशन वही है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो अपना फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में अपन पढ़ते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, विच is the first order condition for the firm's profit to be maximum। firm's profit to be maximum का first condition क्या है। पहला उन लोगों ने बोला AC इज इक्वल टू MR। ऐसा कंडीशन कभी पे अपन ने पढ़ा ही नहीं, दैट इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। कंडीशन पढ़ा ही नहीं है अपन ने। एक कंडीशन पढ़ा है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फॉर अ फर्म प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम। तो अपना आंसर तो MC इज इक्वल टू MR है, बट इतना याद रखना, एक कंडीशन अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं जब AC इज इक्वल टू AR। यहाँ पे अपन नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, ठीक है, बट ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कभी नहीं रहता है। अपन कर्व्स पे देखते हैं तो MC इज इक्वल टू MR ये पॉइंट रहता है, AC इज इक्वल टू AR ये मेरा मैक्सिमेशन पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे बस नॉर्मल प्रॉफिट्स आप अर्न करते हो, इसके बाद आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना चालू करते हो, इसके लिए ये MC इज इक्वल टू MR है। याद रखना, दो ही चीज़ें हैं यार।
और ये रिपीटेशंस बहुत है, ए सी इज इक्वल टू ए आर वाला नॉर्मल प्रॉफिट वाला कंडीशन वाला, ठीक है। एक चीज़ आप कर सकते हो, एक चीज़ क्या कर सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको रिपीटेटेड आ रही है बार बार क्वेश्चंस में, वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो हो सकता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस को अपन डिनोट करते हैं बाय एवरेज रेवेन्यू, इट इज अबव मतलब ये कुछ ऐसा वाला साइन, ग्रेटर देन वाला साइन, इफ इट इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट दैट इज ATC इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म अर्न्स, मतलब क्या, जब मेरा रेवेन्यू, अगर मेरा रेवेन्यू मेरे कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब आई अर्न प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो पहला कंडीशन उन लोगों ने क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न करते हैं और नया फर्म मार्केट में ज्वाइन करते हैं, न्यू फर्म्स ज्वाइन दी मार्केट। ऑब्वियसली ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है, पिछले मॉक टेस्ट पेपर का भी ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है। फर्म प्रॉफिट अर्न करता है और जैसे लोगों को समझ में आता है कि भाई ये फर्म है, ये इंडस्ट्री में काम कर रही है, इसको ये प्रोडक्ट में काम करके ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये वी कैन ऑल्सो ज्वाइन हिम। और अपन को फीचर भी पता ही है कि भाई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एंट्री बैरियर्स होते नहीं है। तो मेरा आंसर क्या है, ए, प्रॉफिट अर्न करता है एंड बार एंट्री टू न्यू फर्म्स नहीं। मेक लॉस तो वो तो होता ही नहीं है, तो मेरा आंसर क्या है, ए। कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट डेवलप बाय हूम। मैं हमेशा एक बात कह रही कि बहुत ज़्यादा लॉज, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% जो लॉज है, 70 to 80% लॉज एक ही बंदे ने दिए, उसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट रन का लॉ है, जो आपके प्रोडक्शन के चैप्टर में आता है, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इफ फर्म प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, दैट इज टोटल प्रोडक्ट कितना है, 200 यूनिट्स है, बाय एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एंड 240 यूनिट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्रोडक्ट 240 यूनिट्स, मतलब ये भी कुछ मेरा टोटल प्रोडक्ट है, उसको अपन दूसरे हिस्से लिखते हैं, ये भी मेरा टोटल प्रोडक्ट ही है, और टोटल प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी बाय एम्प्लॉइंग 12 वर्कर्स, तो ये मेरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वर्कर विल बी, तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बराबर। टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे को क्या देता है, देखो ये वाले कंडीशन में, फर्स्ट वाले कंडीशन में बोला है 200 टोटल प्रोडक्ट है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना है, 10 है, तो मेरा तुम लोग डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर लेना, 200 डिवाइडेड बाय 10 करना, तो उसमें से मेरे को क्या मिल जाता है, 20। एवरेज प्रोडक्ट मेरे को क्या मिला, 20। सेकंड वाले में भी अपन कर ही लेते हैं और डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट जम नहीं करते सोल्यूशन के ऊपर। देखो सेकंड कंडीशन में बोला है कि 240 यूनिट्स बनाते हो, कितने यूनिट्स बनाते हो, 240 यूनिट्स बनाते हो, दिख क्यों नहीं रहा, नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, उसकी वजह से आपको आई गेस लैगिंग का प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है। 240 यूनिट्स बनाए और उसने कितने लेबर्स लगाए थे, 12 वर्कर्स लगाए थे, दैट इज क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TP अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो ये आंसर क्या बनता है, 12 1 12 2 24 और ये आंसर बन जाता है 20। तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट, उन्होंने क्या पूछा है मुझे, एवरेज प्रोडक्ट पूछा है और एवरेज प्रोडक्ट का आंसर क्या है, A, दैट इज 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसा होता है, याद करो याद करो याद करो। देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं बोलूँ, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ का फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट रेंट, ठीक है। आप आपके घर में रहते हो, ठीक है, या फिर आपकी खुद की एक बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, आप वो बिजनेस कोविड की वजह से चला नहीं रहे थे, फिर भी आपको रेंट देना पड़ रहा था, आप बिजनेस बंद था फिर भी आपको रेंट देना पड़ा, क्या, हाँ देना पड़ा। समझो आपका 20,000 रुपीज़ का रेंट जा रहा था हर महीने का, वो रेंट आपका बंद नहीं हुआ, यस। तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो कैसा बनेगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट है
0 यूनिट्स पे भी रहता है क्या? ये 0 यूनिट्स पे भी रहता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स पे भी रहता है। तो जो फिक्स कॉस्ट है, देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट कहता होता है, वो गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। तो इसका मतलब ही ये एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट विल नेवर स्लोप अपवर्ड, और उसके ऊपर से इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है? हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तो है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन में बोला है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन की तरह दिख तो रहा है, बट याद रखना इतना ये कर्व हमेशा रहता है, और हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं, यू ऑलवेज हैव टू यूज दोज टर्म्स ओनली। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व भी नहीं है, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो अपने को पता है यूनिटरी इलास्टिक होता है, जब वहाँ पे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है, और यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When output is 0, which of the following statement is true? मतलब जब मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0, जब मेरा टोटल प्रोडक्ट 0 रहेगा तो क्या होगा? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 0 नहीं, क्यों? क्योंकि जब मेरा आउटपुट 0 होता है तब एक चीज़ होती है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी चीज़ होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो 0 रहेगा, क्योंकि जब वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बट एक चीज़ जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिफर नहीं करती है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा रहेगा, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट रहता है। सो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व विल नेवर बी 0, इट विल नेवर बी 0। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 0, नो इट विल नेवर बी 0, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी 0 लेवल पे रहता ही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोला है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, हाँ ये सही है, फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं रहता, टोटल कॉस्ट 0 नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिक्स कॉस्ट आता है, और ये वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यस क्वेश्चन नंबर 17 आपका मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यस 22 तक, 23 जो है वो अपना क्वेश्चन है। लोड हो गया। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज अ प्राइस मेकर। कॉम्पिटिटिव मार्केट अपन बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, या फिर मोनोपोलिस्टिक नहीं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट बोला है, डैश इज अ प्राइस मेकर। अपन ने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, जो फर्म्स होते हैं अरे यार, जो फर्म्स होते हैं दे आर प्राइस टेकर्स। जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। और कौन से फोर्सेस पे वो लोग बनाते हैं, कौन से फोर्सेस पे प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यस। तो यहाँ पे डैश इज अ प्राइस मेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक है वो आपके यस मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। उसके बाद अपन 24 से लेकर 33 तक आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। 24 से लेकर 24 से लेकर 33 तक आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो वे वाज आई वाज ऑन की 24 से लेके जो 33 तक क्वेश्चंस है वो आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है, वो मैनेजमेंट के सर आपसे करवा लेंगे। उसके बाद अपन आ रहे हैं 34th क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यस, दिस इज 34th क्वेश्चन। ब्लर है थोड़ा सा, बट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व? अभी आ गया, हाँ।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व? किसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है? कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसका डिमांड कर्व कैसा होता है? उसका डिमांड कर्व, इट इज अ लीनियर लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, स्ट्रेट लाइन होता है। मोनोपोली मार्केट का, हाँ, मोनोपोली मार्केट का डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, उसके ऊपर से वो स्टीपर कर्व होता है ना। वाई? वो भी अपने को पता है वाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि अपने को ये पता है कि मोनोपोली मार्केट में जो गुड्स बेचते हैं दोज आर नॉट नेसेसिटी गुड्स, वो नेसेसिटी गुड्स नहीं होते हैं। मोनोपोली मार्केट में अगर प्राइजेस, अगर आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, आपको डिमांड बढ़ाने के लिए आपको आपके प्राइजेस को कम करना पड़ेगा। हाँ, इलास्टिसिटी है, इट इज़ लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, क्योंकि प्राइजेस बहुत तरीके से बढ़ने के बावजूद डिमांड जो होती है वो थोड़े से कम होती है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मार्केट में बस एक ही फर्म होता है जो गुड्स बेचता है। तो अपना जो आंसर है दैट इज मोनोपोली मार्केट। उसके बाद डायरेक्टली अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर, क्योंकि 35 से लेके 41 तक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन आउटपुट जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। ये अभी अपन ने किया था इसके पहले इसके ऊपर कि जब आउटपुट जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होता है। यस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगा क्या? नहीं। तो दिस इज ट्रू क्या? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ। नहीं, ये एडम स्मिथ ने नहीं किया था, जिसने किया था वो आपको लर्न करना पड़ेगा। उसका नाम था एडवर्ड हास्टिंग्स चैम्बरलिन। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये जो कंसेप्ट है ये यूएस से आया है, और यूएस के ही जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया है, एडवर्ड हास्टिंग चैम्बरलिन। ठीक है, तो 43 जो है कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ इज फॉल्स। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है 44 मैनेजमेंट का है। 45 के ऊपर आते हैं अपन, लोड होने दो, आ गया। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पहला बोला है फर्म्स आर प्राइस सेटर्स। नहीं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की अभी अपन ने देखा था इंडस्ट्री प्राइस मेक करती है और फर्म आर प्राइस टेकर्स, तो ये गलत है, गलत है। देर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, ऑब्वियसली नॉट। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फर्म्स कैन एग्जिट एंड एंट्री दी मार्केट फ्रीली। यस, ये सही है, ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का भी है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद 47 के ऊपर आता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन इंडस्ट्री विथ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? अ फ्यू फर्म तो है ही नहीं, तो ये नहीं आया। मेनी फर्म्स, हाँ मेनी फर्म्स है। आगे पढ़ते हैं, गुड्स दैट डिफर समवॉट। नहीं, मेनी फर्म्स है बट होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स देते हैं। फ्यू फर्म्स है ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट आगे क्या पढ़ेंगे भी नहीं। उसके बाद बोला है मेनी फर्म्स, हाँ मेनी फर्म्स है बट दे आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। हाँ, मेनी फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का आंसर है। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल अपन ने पढ़ा था कि बेसिकली क्या होता है, कार्टेल्स को होते हैं ना कि बहुत सारे फर्म्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, उनमें एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट इन शॉर्ट क्यों बनाया जाता है कि अपने को क्या करना रहता है, प्राइजेस को रेगुलेट करना रहता है। प्राइजेस को रेगुलेट करना या फिर अपना सप्लाई जो है मार्केट में, सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए अपन कार्टेल फॉर्म्स करते हैं। बट कार्टेल अलाउड है क्या? नहीं। कौन सा फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली में आता है? कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली वहाँ पे भी अपन ने देखा था कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली किस लिए बनाया जाता है? कॉपरेशन के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनने के लिए अपन ने देखा है कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली बनाया जाता है ना। थोड़ा एक कार्टेल का एग्जाम्पल भी दे दूँ कि एक पीरियड में जैसे कि होता है कि एक पीरियड था जहाँ पे सीमेंट की इंडस्ट्री ने कार्टेल फॉर्म किया था। उन्होंने क्या देखा कि सीमेंट का एक एग्जांपल देखो कि सीमेंट को जो एक बड़ा सैक रहता है, वो सीमेंट का जो सैक है वो ऑलमोस्ट अराउंड 550 रुपीज़ के लिए एक सैक आ जाता है। वहाँ पे क्या हुआ ना कि कस्टमर एक इंसान के पास गया, एक इंसान ने बोला कितने रुपए में? 560 रुपये में। ठीक है, 560। दूसरे इंसान के पास गया कस्टमर, क्योंकि एक ही इंसान से अपन नहीं डायरेक्टली खरीदते नहीं, अपन भाव तोल करते हैं। दूसरे इंसान के पास गया, बोला यार 540 रुपीज़ में अवेलेबल है। दूसरा इंसान दूसरे से कम दाम में रखता है क्योंकि उसके पास कस्टमर आ जाए।
फिर तीसरे इंसान के पास गए, वो तीसरे इंसान बोला यार मैं तो 5 रुपये में बेचता हूँ। अभी कस्टमर कहाँ से खरीदेगा? 500 से खरीदेगा। अभी ये जो 5, तो ठीक है 500 वाले से खरीदा। तो इससे क्या हुआ ना कि जो कस्टमर्स है वो 500 वाले के पास ज़्यादा जाने लगे। अभी 560 और 540 वाले तो रह गए। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्रीमेंट बना लिया कि अपन क्या करेंगे, एक सिंगल प्राइस मेंटेन करेंगे, सिंगल प्राइस थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से कस्टमर्स क्या होंगे, दे विल बी बायस नहीं रहेंगे। बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ ही अपन रखेंगे। तो एक बंदा गया, ठीक है, वो बोला 500 रुपीज़, दूसरे बंदे के पास आया वो भी बोला 500, तीसरे बंदे के पास वो भी बोला 500 रुपीज़। तो सब अगर 500 रुपीज़ बोलते तो वो अपन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कहाँ पे है, कल्यूसिव ओलिगोपोली में, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। प्राइसिंग फॉर सेलिंग द सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी है, पहला पॉइंट है सेम कमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस, मतलब एक ही कमोडिटी अलग अलग सेलिंग प्राइसेस के ऊपर जा रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक ही कमोडिटी है, मतलब एक ही कमोडिटी है, एक ही गुड़ है, ये ऐसा ही गुड़ है, बट उसके प्राइसेस, ठीक है, कभी 100 है, ठीक है, किसी को आप 100 में बेच रहे हो, किसी को 150 में बेचते हो, किसी को 50% डिस्काउंट पे बेचते हो, दैट इज़ 50 रुपीज़ पे बेचते हो। तो एक ही कमोडिटी अलग अलग प्राइजेस पे अगर आप बेच रहे हो तो उसको बोला जाएगा व्हाट, इसको बोला जाएगा डिफरेंशियल प्राइसिंग। उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विथ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट? पहला उन लोगों ने बोला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो अपने को तो पता ही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत सेशंस में अपन ने कर लिया। और येस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। होमोजीनियस प्रोडक्ट आता है क्या? नहीं, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आएगा। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे इसी के साथ अपना जो मॉक टेस्ट 4th है वो भी ख़त्म हो जाता है। येस, तो मेरे तरफ से तो अभी एक ही मॉक टेस्ट पेंडिंग है। उसके पहले मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी है कि अभी तक बहुत सारे मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आपको बस इतना ध्यान देना कि अगर आपको स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, आप क्या कर लो ना, जो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसके रिलेशन में कंसेप्ट, मतलब जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बहुत बार रिपीट होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नोट डाउन कर ला। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन बहुत बार रिपीट होता है, परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट में भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत बार रिपीट होता है, तो वहाँ पे भी लिख दो मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर्व्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट को क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत बार आ चुका है। तो इफ़ यू नोट डाउन दिस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दैट्स इट। अपन मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू।